देखिए अब आगे जो देखने को मिलेगा आपको, इनकम बेस्ड पॉवर्टी लाइन वर्सेस कंजम्पशन। पहले समझते हैं हम लोग इधर, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या है यहाँ पर, दो चीजें हैं भाई, एक तो इनकम बेस्ड है और दूसरा कौन है, कंजम्पशन बेस्ड। लेकिन हमारे देश में जनरली किस पे हिसाब से होता है, कंजम्पशन बेस्ड, मतलब क्या, उपभोग व्यय के हिसाब से। ठीक है, जो कि हमने क्या बोला भाई, 32 और 47, है ना, 47 अर्बन के लिए और 32 जो हो गया वो रूरल के लिए, ये बात है। लेकिन भाई कौन सा अच्छा होता है, क्यों हमारे देश में कंजम्पशन को साथ में लेकर चला गया, और कंजम्पशन के हिसाब से ही क्यों हम लोग एक तरीके से पॉवर्टी लाइन को जो है निकालने की कोशिश कर रहे हैं, गरीबी रेखा को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो पॉवर्टी लाइन जो होता है, या फिर बोला जाए इनकम बेस्ड या कंजम्पशन के हिसाब से उपभोग के आधार पर जो हमारे देश में गरीबी रेखा निकाला जाता है, वो किसके द्वारा निकाला जाता है, एनएसएसओ के द्वारा। सबसे पहला बात यहाँ पर ये समझना है। ठीक है, क्यों निकाला जाता है, उसके दो रीजन है। ठीक है, पहला रीजन है इनकम इज इरेगुलर। इनकम के आधार पर अगर हम निकालेंगे, इनकम कभी ज्यादा होता है कभी कम। क्यों, क्योंकि हमारे देश में देखो ज्यादातर लोग जो है वो किसके आधार पर है, कहां पर काम करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। फॉर्मल सेक्टर में उतना लार्ज पॉपुलेशन काम नहीं करता जितना इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है। तो इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत ज्यादा हाउस होल्ड का इनकम जो है इरेगुलर होता है, कभी ज्यादा पैसा कमा रहे कभी कम पैसा कमा रहे हैं। तो जिसके हिसाब से, लेकिन जो उपभोग करेंगे वो तो लगभग समांतर करेंगे भाई। ऐसा नहीं कि आज कम खाएंगे कल ज्यादा खाएंगे, लगभग एक ही जैसा वो खाते हैं। तो कंजम्पशन के आधार पर इसीलिए निकाला जाता है। तो पहला रीजन इन्होंने ये बताया कि हमारे देश में इनफॉर्मल सेक्टर ज्यादा है, जिसकी वजह से हम लोग उपभोग व्यय के आधार पर जो है वो हम लोग पॉवर्टी जो लाइन है वो निकालते हैं। दूसरा, ये तीन वर्ड है भाई, क्या नाम है भाई इसका, अब ये तीनों इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अब एक है यूआरपी, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। क्या बोलेंगे भाई, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। ठीक है, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। दूसरा एमआरपी, एमआरपी का मतलब क्या है भाई, मैक्सिमम रिटेल प्राइस बिल्कुल नहीं है। इसमें क्या होगा, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। ये बताऊंगा, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। ठीक है, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। और तीसरा क्या, जो अभी लागू हुआ है, या फिर मतलब 2022-23 से ये लागू हुआ है, वो क्या है भाई, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। ठीक है, देखो पहले जो गरीबी कंजम्पशन के आधार पर मापा जाता था ना, उसमें पिछले 30 दिन का डेटा लिया जाता था। और 30 दिन का डेटा लिया जाता था, मतलब यहाँ 30 डेज का डेटा इकट्ठा करके कि भाई 30 दिन के भीतर का जो है वो हाउस होल्ड कितना कंज्यूम कर रहे हैं, उसके आधार पर पॉवर्टी कि भाई कितने लोग गरीबी में हैं कितने गरीबी में नहीं है। तो ये 30 दिन का ये बंद हो चुका है कब से, 1993 और 1994 के बाद से क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, ये वाला यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। दूसरा जो है जो एमआरपी मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, वो 1999 और 2000 से स्टार्ट किया गया भाई। ठीक है, जिसमें बोला गया कि हम लोग अब 30 दिन नहीं, अब हम 365 दिन का जो होगा वो हम लोग उपभोग व्यय निकालेंगे, कंजम्पशन निकालेंगे, और उसके आधार पर हम लोग पॉवर्टी लाइन कि कितने लोग गरीब हैं या कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं या ऊपर है वो डिसाइड करेंगे। तो पहले 30 दिन के आधार पर कहां होता था, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, इसको इंग्लिश में याद रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडिफाइड, अब ये 2000 जब बीजेपी की सरकार आई भाई, तो उन्होंने बोला कि अब हम थोड़ा सा कुछ अलग करेंगे। ये हमेशा से कुछ ना कुछ ये अलग ही करते रहते हैं। कल बजट पढ़ाऊंगा तो देखने को मिलेगा आपको ऐसा सा वर्ड, कहां कहां से ये ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। ठीक है, तीन कर्तव्य उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड बोला 2022 से कि हम लोग अब ऐसा करेंगे कि मिक्स्ड रिकॉल पीरियड जो चल रहा है चलेगा, लेकिन हम लोग अब 3 डेटा लाएंगे। 3 डेटा मतलब क्या, एक तो भाई 7 दिन का, एक होगा 30 दिन का, और एक होगा 365 दिन का। 7 डेज का अलग डेटा होगा भाई, 30 दिन का अलग डेटा होगा भाई, और 365 डेज का अलग डेटा होगा। ठीक है, तो उसमें तीनों का डेटा जो निकाला जाता है, इसमें सिर्फ 365 दिन का डेटा, और ये जो बंद हो चुका है वो यूनिफाइड रिकॉल पीरियड। तो ये सब सारी चीजें देखो, यूज द यूआरपी एमआरपी और एमएमआरपी मे बी फिजिबल टू कम्यूट इनकम बेस्ड पॉवर्टी, नॉट, नॉट बोला है, देख रहे हो, इसको इनकम के आधार पर निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर हम लोग वेजिटेबल्स कितना कंज्यूम हुआ, क्लोथिंग कितना हुआ, ठीक है, फ्यूल कितना खर्चा हुआ, ये सब सारी चीजों को लेते हैं। ठीक है, दूध कितना खर्चा हुआ, ठीक है, ये सब सारी, दूध पे कितना खर्चा लोग कर रहे हैं, ये सब सारी चीजों को इंडिकेटर मान के चला जाता है इसको निकालने के लिए।
ठीक है, जिसके वजह से हम लोग क्या है कंजम्पशन बेस्ड निकालते हैं, क्योंकि जो यूआरपी जो एमएमआरपी है, यूआरपी और एमआरपी है, वो हम लोग एक तरीके से कंजम्पशन के आधार पर निकालते हैं, ना कि इनकम। ये इनकम के आधार पर निकालेंगे तो बहुत डिफरेंशिएट देखने को मिलेगा। हो सकता है कि अगर हमने 7 दिन का निकाला, 7 दिन में कोई बंदा मतलब मैक्सिमम बंदा जो काम करते हुए दिखा तो ज्यादा इनकम दिख गया, हाँ या ना। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि 7 दिन में वो 7 किलो चावल खाया, ठीक है, और 30 दिन में वो मतलब कितना हो गया भाई, इसको 4 से इंटू कर दो तो 28 किलो चावल खाएगा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता है कि अगर एक बंदा 7 kg चावल 7 डेज में खा रहा है, ठीक है, या फिर मान लो कि एक परिवार इतना खा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे भाई कि 28 दिन में वो या 30 दिन में वो करीबन 28 किलो या 30 किलो के आसपास खाएगा, बोल सकते हैं जनरली। तो इस पर अंदाजा कंजम्पशन के, लेकिन इनकम के आधार पर प्रॉपर इंडिकेटर देखने को नहीं मिलेगा। तो दो रीजन है, कोई बोलेगा आपको कि उपभोग व्यय के आधार पर क्यों हम लोग निकालते हैं भाई। पहला कि हमारे देश में इनफॉर्मल जो इनकम बेस्ड पॉपुलेशन है, इनकम बेस्ड पॉपुलेशन वो ज्यादा है, तो इनका इनकम कभी कम होता है, कभी कभी ज्यादा होता है, कभी कम। सीजन के समय मान लो कि जब बरसात बहुत अच्छा हो गया तो वहां पर बहुत सारे लोगों को काम मिल जाता है और खेती बाड़ी में और बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि इनकम के आधार पर हम लोग मेजर करें तो दिक्कत परेशानी हो जाएगा, मतलब वो प्रॉपर तरीके से इंडिकेटर नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में आज भी इनफॉर्मल सेक्टर की बहुत ज्यादा कमी है, ये एनएसएसओ बता रहा है खुद ही। दूसरा क्या है कि ये सब जो तीनों डेटा है, क्या यूआरपी, एमआरपी और एमएमआरपी, इसका इस्तेमाल एमपीआई जो पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को निकालने में भी किया जाता है, ठीक है, लेकिन उसको बहुत अलग तरीके से किया जाता है, उसके टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, बस ये याद रखना है जरूर, जो कि तीनों पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको जल्दी से फोटो ले लो, याद हो जाएगा। छोड़ो फोटो क्या लेगा, आगे देखो भाई। अब आते हैं क्या, पहला एब्सोल्यूट पॉवर्टी यहाँ खत्म होता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी पहले खत्म हो गया, उसके बाद हमने इनकम और कंजम्पशन के आधार पर। अब उसके बाद अगर देखने को मिलेगा तो क्या है भाई, सिचुएशनल पॉवर्टी। मैंने बताया था सिचुएशनल पॉवर्टी क्या होता है, डिफाइंड व्हेन समवन फॉल्स बिलो द पॉवर्टी लाइन बिकॉज ऑफ द सडन कॉज लाइक अ डेथ इन। जैसे एक परिवार था, एक परिवार में मान लो कि 4 लोग थे भाई, इसमें जो बंदा सबसे जो पैसा कमा रहा था वो एक तरीके से उसका उसका मृत्यु हो गया भाई। तो ये लोग क्या हो गए, अचानक से कहाँ आ गए। अब हो सकता है कि ये फिर से मेहनत करें, ठीक है, उसके बाद वो गरीबी रेखा से ऊपर आ जाए, लेकिन कुछ समय के लिए रहता है। या फिर अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया भाई, अचानक से बेरोजगारी हो गई। अचानक से बेरोजगारी मतलब अचानक से नौकरी चली गई, कुछ दिन का 2-3 महीने चला गया, फिर ढूंढते ढूंढते कैसे कैसे करके फिर उसके बाद मिला, तो हम गरीब नहीं हुए ना, वो सिचुएशन के आधार पर अभी गरीब है, लेकिन हमारे पास स्किल है कि हम, मेरे पास जैसे ही नौकरी मतलब सही से नौकरी मिल जाएगा, हम फिर से पैसा कमाना शुरू कर देंगे। तीसरा है नेचुरल डिजास्टर, होता है ना कभी कभी, जैसे मान लो कि आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि बहुत जगह धराली में, अब धराली में बहुत सारे घर जो बह गए मान लो अचानक से। अब वहां पर बहुत अच्छा खासा किसी का बिजनेस होगा भाई, मान लो कि बड़ा अच्छा दुकान था, चल रहा था, लाख रुपए महीना कमा रहा था, उसका दुकान तो बह गया, ठीक है। अब वो कुछ समय के लिए तो पैसा नहीं कमा रहा है ना, तो इसका मतलब कि उस समय तक वो क्या है, एक तरीके से पॉवर्टी, मतलब गरीब है, गरीब हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक डाइवोर्स है भाई, डाइवोर्स वाले केस में भी होता है, पति पत्नी, मान लो कि पति कमा रहा था, पत्नी कमा नहीं रही है, और पति ने डाइवोर्स दे दिया, तो पत्नी क्या हो गई, या फिर उसके बच्चे क्या होगा, गरीबी रेखा में आ गए, ठीक है। तो ये भी एक रीजन होता है जो सिचुएशनल। इट परसिस्ट अंटिल दे फाइंड अ न्यू, देखो यही बात बोल, ये तभी तक रहता है जब तक वो नया सोर्स या नया एसेट प्राप्त नहीं कर लेते हैं। एक बार जैसे वो प्राप्त करेंगे फिर वो सिचुएशनल। लेकिन अगर आप खानदानी गरीब हो, ठीक है, तो आप इस कैटेगरी में आ रहे हो। खानदानी गरीब का मतलब 2 पीढ़ी या 2 पीढ़ी से ज्यादा अगर आपका जीवन गरीबी में गुजरा है, मतलब आपके परिवार का, तो आप खानदानी गरीब है। तो अगर कोई बोले आपको खानदानी गरीब है, तो उससे पूछना भाई आप 2 पीढ़ी से गरीब हो क्या, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज स्टेइंग अंडर पॉवर्टी फॉर 2 और मोर जनरेशन, लगातार, कि 2 पीढ़ी या 2 से अधिक पीढ़ी अगर लगातार गरीबी में जीवन को बिताया गया उनके द्वारा, उस परिवार के द्वारा, तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग जनरेशनल पॉवर्टी है, ठीक है। लाइक एसेट, दिस पॉवर्टी इज पास डाउन टू द, एक संपत्ति है, गरीबी एक संपत्ति, यहां बताया गया कि जो अगले जनरेशन में फिर गरीबी एज अ संपत्ति चली जाती है भाई, फिर अगले बार फिर वो संपत्ति गरीबी का दे दिया, ठीक है। तो लेकिन गरीब पैदा होना आपके हाथ में नहीं है,
लेकिन गरीब मरना आपके हाथ में है, ठीक है। हाँ, आप कमाओगे धमाओगे नहीं तो फिर गरीब ही मर जाओगे, फिर फायदा क्या है, ठीक है। तो ये बात है। दिस फेनोमेना इज ऑल्सो टर्म्ड एज इंटरजेनरेशनल, कि भाई वो गरीबी अपने हाथ से नहीं हुआ, उसको पिताजी से क्या मिला है, खानदानी मिला है। नहीं बोलते खानदानी ये जमीन जायदाद मिला, सिर्फ खानदानी गरीबी मिला है उसको, ठीक है, क्योंकि उसके पिताजी ने कुछ किया ही नहीं, उसके पिताजी मजे मजे में जीवन काट गए भाई, ठीक है। या फिर पैसा कमाए नहीं, दारू वारू पी के मस्त रहते थे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया। तो ये भी ऐसा ऐसा काम करो ताकि आपको बेटा कम से कम याद रखे, या आपकी बेटी आपको याद रखे, ऐसा ना कि वो बाद में गाली दे। हाँ मैं बता रहा हूँ, अगर मान लो कि आप, हाँ सोचो आप एक पेरेंट हो और आप कमा के कुछ बच्चों के लिए नहीं छोड़ रहे हो, तो पक्का है गाली देगा आपको। अब मान लो सोचो, एक होता है कि भाई किसी ने प्रॉपर देखिए लाइफ इंश्योरेंस वगैरह करा लिया, अब लाइफ इंश्योरेंस कराया है भाई सब चीज, अब मान लो उसका खुदा ना खास्ता वो निकल लिया, तो कम से कम इंश्योरेंस का पैसा, हाँ निकल लिया मतलब, तो गया काम से। इसका मतलब अगर मान लो 1.5 करोड़ या 1 करोड़ रुपए या कुछ इंश्योरेंस करा रखा, तो उसके फैमिली को तो मिलेगा कम से कम, या कम से कम मेरा बाप तो कुछ करके तो गया, ठीक है नहीं, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है जो कि समझ के चलना, पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी, ठीक है। अब आते हैं एक, यहाँ से शुरुआत होगा दूसरे टॉपिक का जो कि हम लोग देखेंगे, वेरियस एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। हमारे देश में गरीबी का आकलन अगर देखा जाए शुरुआती दौर से अलग अलग तरीके से किया गया। सबसे पहले जो है वो फर्स्ट एस्टिमेट जो पॉवर्टी का किसके द्वारा किया गया था, दादा भाई नारोजी के द्वारा अपनी किताब में, जो कि द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिन्होंने यहाँ पर एक बात बताया था, सब्सिस्टेंस बेस्ड ऑन द पॉवर्टी। सब्सिस्टेंस मतलब क्या, कि सस्टेन करने के लिए, जीवन जीने के लिए कितना पैसा, मतलब एक नहीं बोलते हैं कि काटने के लिए कितना पैसा मिनिमम जरूरत है। तो उन्होंने बताया था 16 से 35 पर कैपिटा इनकम जो है वो एक तरीके से किसके आधार पर, 1867 और 68 के प्राइस के हिसाब से, कि मतलब बेस ईयर इनका ये था, ठीक है। तो याद रखना बेस ईयर। आगे अगर देखा जाए, ही नेवर यूज द वर्ड पॉवर्टी लाइन, इन्होंने कभी भी वर्ड पॉवर्टी लाइन इस्तेमाल नहीं करा था, गरीबी रेखा नहीं, उन्होंने सब्सिस्टेंस बेस्ड पॉवर्टी लाइन। सब्सिस्टेंस मतलब कि कम से कम इतना तो हो जाए कि जीवन चल जाए थोड़ा बहुत, गरीबी रेखा का शब्द का इस्तेमाल जो है उस वक्त नहीं किया गया था। लेटर इन 1938 द नेशनल प्लानिंग कमिटी जो है हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू बनाया गया था, एक नेशनल प्लानिंग कमिटी, जब मैंने प्लानिंग कमीशन बता रहा था, ठीक है। उसके बाद रिगार्डेड द इरिड्यूसिबल मिनिमम इनकम बिटवीन द 15 to 20% पर कैपिटा पर मंथ पर वॉर प्राइस, मतलब 15 से 25 पर कैपिटा इनकम जो है अगर कोई बंदा खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो, इट इज नॉट टैग्ड एज द पॉवर्टी लाइन ऑफ द कंट्री। सिंपल सी बात है। उसके बाद अगर देखा जाए 1944 में बॉम्बे प्लान, जिसने सजेस्ट करा था कि पॉवर्टी लाइन कितना होना चाहिए, 75 रुपया पर कैपिटा पर ईयर के आधार पर, ठीक है, ये वाला था। तो ये कुछ बेसिक था जिसके आधार पर हम लोग चीजों को लेकर चलेंगे। तो ये हमारा यहाँ तक खत्म होता है, ठीक है। कल से हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कौन कौन सी कमेटी बनाएगी, क्या क्या बनाया गया, जिसके आधार पर जो है वो पॉवर्टी को मेजर किया गया। तो सिचुएशनल पॉवर्टी समझ में आ गया, हाँ हाँ आराम से, नाम दे दिया गया ना सीजन के आधार पर जो गरीबी है, ठीक है।